हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मॉडल पेपर डिस्कशन का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं और आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये 21वां पद बताना है। इस एपी का एक 21 जो पद है इसको बताना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले चिन्हित करेंगे कि यहाँ पे ए क्या है, प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद क्या है, -3 है। डी कितना है, सार बंतर कितना है। तो सार बंतर जो होता है A2 - A1 होता है, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 है और पहला पद कितना है, -3 है। चूँकि -3 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे हमें ए मिल गया -3 और डी कितना मिल गया, 7। तो यहाँ पूछा गया 21वां पद। तो 21वां पद का जो व्यापक रूप होता है A21 होता है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A + 20D। 21वां पद का ये व्यापक रूप है A + 20D। तो यहाँ हमें क्या करना है, ए का मान रखना है और ए का मान कितना है, यहाँ पे -3 है। फिर 20 और डी का मान कितना है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे कितना है, 7 है। सार बंतर जो है डी जो है 7 है। इसको जब हल करेंगे तो -3 प्लस ये 140 हो जाएगा और यहाँ पे इस हल करने के क्रम में आपको मिलेगा 137। 137 आपको प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे देख ले किस ऑप्शन में 137 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी आपको इसमें द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ये जो है इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या आएगा, ये x में x से ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 अपॉन में x होगा और दूसरी तरफ कितना है, x²। फिर आप इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, x² + 1, x² + 1 बराबर में हो जाएगा x को, इस x को जब x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये x² है, दूसरी तरफ x³ कितना है, 3 है। अब इसको हल करेंगे तो ये x³ तो रहेगा, लेकिन द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। यानी कि कोई भी समीकरण इस रूप का होगा तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये इसका घात 3 हो गया, तो ये 3 घात वाला कोई समीकरण है। जबकि हमें क्या पहचान करनी है, द्विघात समीकरण, यानी कि महत्तम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, सी ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। अब हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो डी को जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए x और x का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा +1 बट्टा में कितना है, x² इक्वल में कितना हो जाएगा, 5। इसको हल करने के क्रम में आपको मिलेगा x⁴ + 1 और दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इसका महत्तम घात कितना हो गया, 4 हो गया। तो द्विघात समीकरण में महत्तम घात कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार ये भी आपका ऑप्शन डी जो है ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। अब आते हैं इसमें बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन का दूसरा पद जो दिखा है, यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए क्या लिखा है, 4 × √x है। अब इसको जब इसको और दूसरे रूप में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर क्या होगा, 1/2 होगा। अब हमें पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है वो x² + bx + c = 0 होता है। यानी x का, अगर ये चर x में द्विघात समीकरण है तो x का घात क्या होगा, कोई धनात्मक होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। जबकि यहाँ पे x का घात आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक भिन्न संख्या, एक परिमेय संख्या है। मतलब 1/2 जो है 1/2 के रूप में प्राप्त हो रही है, ये कोई पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो ऑप्शन बी है ये भी क्या होगा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जब हमें पता चल गया कि सी भी द्विघात समीकरण नहीं है, डी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि इसको हम कैसे आसानी से इस ऑप्शन में हम अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि जो समांतर श्रेणी है, ये 20 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे
पूछा गया कि कौन सा पद इस एपी का कौन सा पद शून्य है, यानी दिए गए एपी का आपको कौन सा पद शून्य है ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें चिन्हित करेंगे कि ए कितना है, यानी कि प्रथम पद कितना है, तो 18 है, प्रथम पद कितना 80 है, यानी कि 80। और सार बंतर ढूंढ लेते हैं। तो सार बंतर क्या होता है, a2 माइनस A1, a2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है 76 है और पहला पद कितना है 80। जो आप 76 से 80 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। तो हमें मिल गया पहला पद यानी कि a मिल गया और d मिल गया यहाँ पे कितना, -4। अब हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि दिए गए एपी का एनवा पद जो है क्या है, 0 है। दिए गए एपी का एनवा पद यानी कि एन जो है क्या है, 0 है। तो एन का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल में रहेगा कितना, 0। अब हमें क्या करना है, इस a का मान जो है हमें पुट करना है। तो a का मान कितना है, 80 है और n आपको ज्ञात करना है तो n रहेगा। और d का मान देखिए कितना है, -4 है। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, बराबर में कितना, 0। जब हम इसे हल करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हल होके कितना होगा, 80 प्लस ये -4 का जब -4 को n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आपको दिख पा रहा है 80 यहाँ पे रहेगा। और ये -4 को जब हम n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4n। -1 को -4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +4 और दूसरी तरफ क्या बच गया है, 0। फिर इसको हल करेंगे तो ये 80 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 माइनस कितना, 4n और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको अब आगे हल करेंगे तो ये 84 इक्वल में कितना हो जाएगा, 4n। ये 4 जो है ये 84 को डिवाइड करेगा कितना बार में, 21 टाइम में। यानी कि n का मान आपको कितना मिल गया, n का मान मिल गया 21। तो अतः दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 21 होगा, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा, 21। यानी कि इस दिए गए एपी का 21वां पद जो है क्या होगा, शून्य होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं ये क्या है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया। तो ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है 6 माइनस 4n है, तो इसका सारबंतर। देखिए सामान्य पद जो होता है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ कि an जो है 6 माइनस 4n है, तो सारबंतर पूछ गया। तो सारबंतर का मतलब होता है d, और d क्या होता है, a2 माइनस a1। तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये an दिया है तो आपको a2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले a1 ज्ञात कर लेते हैं। a1 रखने का मतलब होगा कि 6 रहेगा और जहाँ n है वहाँ पे क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल कितना, 2। तो a1 हमें मिल गया कितना, 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। फिर आपको a2 ज्ञात करना होगा। a2 क्या है, a2 जो होगा यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो 6 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हल हो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8, तो ये हो जाएगा कितना, -2। तो हमें मिल गया कि जो a2 है वो कितना हो गया, -2 हो गया। तो -2 से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो अतः दिए गए एपी का सारबंतर जो होगा क्या होगा, -4 होगा। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है कि दिए गए एपी का सारबंतर क्या होगा, -4 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें पहचान करना है आपको कि दिए गए समांतर श्रेणी में ये जो श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी 4 श्रेणियाँ दी हुई है यहाँ पे, आपको बताना कि कौन सा इसमें जो श्रेणी है ये क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी में है। तो एपी में कोई भी श्रेणी एपी में तब कही जाती है जब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो, नियत हो, अर्थात सारबंतर क्या हो, नियत हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर a2 माइनस a1 करें पहले एपी में, पहले श्रेणी में देखें तो a2 क्या है, 4 है और a1 क्या है, -2 है। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा कितना ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर a3 माइनस a2 करते हैं, इसमें 3 तीसरा पद क्या है, -6 है, तो -6 और a2 कितना इसमें, ये है माइनस, ये क्या है 4 है। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा।
तो यहाँ हमने देखा कि ये सारवंतर दोनों में, पहले में सारवंतर 6 आया, दूसरे में कितना है -10 आया, तो ये सारवंतर तो नियत नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम जो है एपी में नहीं होगा। ये जो श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी नहीं कही जाएगी। फिर ये बी वाले के लिए चेक करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये डी याद करेंगे, यानी कि A2 - A1 करेंगे। तो A2 देख लीजिए A² है और A1 कितना है A। फिर यहाँ पे A3 - A2 करके देख लेते हैं, तो A3 कितना है AQ है और A2 कितना है A² है। यहाँ हम कमन कर सकते हैं क्या, A, तो क्या आएगा A² - A आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले में सारवंतर जो है आया, ये आया, और दूसरे में सारवंतर इतना आ रहा है, तो ये सारवंतर तो बराबर नहीं है, इसलिए ये जो अनुक्रम दिया हुआ ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, यानी कि एपी में नहीं होगा। फिर इसको चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें A2 - A1 करने पे आप देख पा रहे हैं कि 3 से घटाना है कितना है, यानी कि दूसरा पद है 3 और पहला पद कितना है 1 है, तो 3 से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर A3 - A2 कर लेते हैं, तो तीसरा पद कितना है 9 है और दूसरा पद कितना है 3 है, तो 9 से 3 माइनस करने पे आएगा 6। यहाँ भी सारवंतर क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए भी क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो जब आपको दिखाई दिया कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए नहीं है एपी में, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, सी ऑप्शन समांतर श्रेणी में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये जो है ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है 0 0। आप इसे याद रखें, हमेशा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, यानी कि भुज 0 और कोटि 0, यानी कि एक्स नियामक 0 और वाई नियामक भी क्या होता है, 0 होता है। ये जो है मूल बिंदु है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये पूछा गया कि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है PQR, और QR/BC जो है 2/3 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। PQR, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ABC समरूप है PQR के, लेकिन यहाँ पे पहले कौन सा त्रिभुज दे दिया, PQR, और यहाँ पे दे दिया बाद में ABC। इनके क्षेत्रफलों का रेशियो बताना है। तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप रिलेट करिए कि ये जो अब ये दिया हुआ है, इसमें जो ये QR है इसको आप 2 मान लें और BC को कितना मान लें, 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि QR, हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो ये PQR का QR और ABC का BC, इसके वर्गों के अनुपात की ये क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो QR और BC का वैल्यू कितना दिया है, 2/3 दिया है। इसका हमें बस स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अब इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4:9 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं चूँकि यहाँ पे रेशियो में नहीं करा है, इतना ही आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है 4/9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि दी गई आकृति में x का मान बताना है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होगा। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 60 और 50 कितना होता है, 110। तो 180 में कितना कम है, इसको आपको क्या करना है, 180 से 110 घटा देना है, बचे कितना 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये कोण हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमें पता है कि जब शीर्षाभिमुख कोण से ये आमने सामने ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसके बराबर कौन सा कोण होगा, x होगा, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। दूसरे तरह से भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, चलिए एक ही ऑप्शन में आप देख लीजिए, ये सिंपल तरीका है, इसी से आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि
26 नंबर क्वेश्चन में बिंदु 0 100 और बिंदु 8 0 जो है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक जो सूत्र होता है, करना ये होता है कि ये जो पहला है मतलब x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, यही मध्य बिंदु का नियामक होता है। अब ये x1 क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। इसमें दूसरे बिंदु में ये पहला जो है पद वो हो जाएगा x2 और बाद वाला क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो बस अपने क्या करना है x1 प्लस x2, तो x1 देखिए 0 है और x2 कितना है 8 है, तो 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, बट्टा में कितना रहेगा 2 रहेगा। फिर y1 देखिए 6 है और y2 कितना है 0, तो 6 प्लस 0 कितना होता है 6 ही होता है, बट्टा में कितना रहेगा 2। तो 8 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4 और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो भी कितना आएगा 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 3,4 यानी कि 4 3 जो होगा आप देख लें कौन से ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा है। तो दिए गए ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। अब ये पूछ रहा है कि 27 में कि बताना है दो बिंदु दिए हुए हैं, आपको इनके बीच की दूरी याद करनी है। तो कोई भी दो बिंदु है और उनके बीच की दूरी याद करनी है, तो सिंपल सा तरीका आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे हल कर देना है, ये जो पहला है और इसका जो पहला है इसका अंतर करिए, 4 से घटाना है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या करना है, दूसरा पद 6 है और इसमें दूसरा पद कितना है 2 है, इसको घटाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस इसका ओवर रूट कर देना है। देखिए फिर से समझिए, पहला पद 4 है, दूसरे में इसमें क्या है 8 है, तो 4 में 8 का अंतर करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। इसमें दूसरा क्या है 6 है, इसमें दूसरा क्या है 2, तो दूसरे से दूसरे घटाना है और इसका स्क्वायर कर देना है और सबका क्या करना है ओवर रूट कर देना है। तो 4 से घटाएंगे 8 तो -4 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा प्लस में। फिर आप 6 से माइनस करना है 2 तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 32 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दूना 32 यानी कि 4√3 आएगा। मतलब इसका वर्गमूल करने पे आपको क्या आएगा 4√2 आएगा। 4 चौका 16 दूना 32। तो आप देख लें ये कौन से ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन नंबर ए में ही ये दिखाई दे रहा है। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। यहाँ पूछा गया, अगर ये आपको वैल्यू प्राप्त है याद है तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देना है। तो √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4/4 वैल्यू कितना हो गया 1, एक बार में कटेगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पूछा गया कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होंगी, ये आपको इस ऑप्शन में ढूंढना है। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होता है, देखिए अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ये संगत समीकरण कहलाता है। और आलेखी रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पे। अगर देखिए आगे पे, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 तो आलेखी रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के मतलब यहाँ पे क्या होंगी, इस स्थिति में ये समीकरण संगत होगा और आलेखी रेखाएं एक दूसरे के समपाती होगी। तो संगत यहाँ पे बनेगा, संगत का कंडीशन बनेगा और आलेखी रेखा क्या होगी, एक के ऊपर एक होगी, यानी कि प्रत्येक बिंदु हल होगा। तो आलेखी रेखा यहाँ पे संपाती होगी। दूसरा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो भी समीकरण संगत होता है, हल संगत होता है और आलेखी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो जब यहाँ पे पूछा गया कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होंगी, तो दो कंडीशन होता है, या तो समपाती होगी या तो प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ आप देख लें, जब संगत समीकरण होगा तो संगत समीकरण में हल जो होता है प्रतिच्छेदी हो सकता है
या संपाती हो सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा डी होगा। अब यहाँ पूछा गया कि 30 बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश होता है, ये होता है दूसरा, और ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा। तो प्रथम चतुर्थांश यानी कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, और तीसरे का क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जो है भुज और कोटि क्या है, दोनों माइनस में है, इसलिए ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आई होप आपको 30 का आंसर सी है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सेशन में आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।